सबसे पहले मैं सीए बनने के बाद या कोई भी आप बीकॉम के बाद, मैं अपना बताता हूँ पहले मैंने पावर ग्रिड की तैयारी कैसे करी। ठीक है, ठीक है। इसमें एओटी फाइनेंस की जॉब मेरे को मिली और मैंने उसको कैसे तैयारी करी। देखो, दो तरह की नॉलेज चाहिए आपको। पहला, डोमेन नॉलेज। भाई आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, तो अपन को फाइनेंस का नॉलेज होगा, वेदर थ्योरेटिकल और वेदर प्रैक्टिकल, दैट डज नॉट मैटर। नॉलेज कैसे भी हो, थ्योरेटिकल हो प्रैक्टिकल हो, बेसिकली ये लोग डोमेन की नॉलेज चेक करते हैं। ठीक है, फाइनेंस की नॉलेज चेक करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आई विल लेट यू नो। उसके बाद हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आपने मेरे सारे वीडियोस के पार्ट्स देख लिए हैं, मेरे पार्ट नहीं, वीडियोस के पार्ट, इस प्लेलिस्ट के पार्ट देख लिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हाउ डिड आई प्रिपेयर, मैंने कैसे तैयारी करी पीएसयूज के एग्जाम्स के लिए। देखो भाई लोग, यदि आप किसी पीएसयूज के एग्जाम देते हो, किसी भी पीएसयूज के एग्जाम देते हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे वो पावर ग्रिड हो, चाहे वो भेल हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आरबीआई हो, या चाहे वो एफसीआई हो, कोई भी किसी भी तरह से A to Z मान लो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा और आपको बहुत ध्यान से पूरा वीडियो सुनना है। ठीक है, देखो मैंने कैसे तैयारी करी हो, मेरा कैसे पावर ग्रिड का निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट टाइम में मेरा पहली बार मैंने एग्जाम दिया था, राइट। तो मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला, आप किसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बेस पे एग्जाम देते हो, जिसमें आपका एक डोमेन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ओएनजीसी या पावर ग्रिड या कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसमें अगर आपको मानना है कि सीए मांगा है, अब सीए फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि एक पावर ग्रिड लेते हैं, इनकी वैकेंसीज है, इनकी 15 वैकेंसीज है, और 15 वैकेंसीज के लिए इन्होंने जो है अप्लाई की, आप लोगों से एप्लीकेशन रिसीव की, और 100 लोगों ने अप्लाई, 1000 लोगों ने अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली 1000 लोगों को तो रख नहीं सकते, तो इनको एग्जाम लेना पड़ेगा। अब 1000 के 1000 लोग सीए हैं, 1000 के लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो पर फिर भी हमें बेस्ट अमंग द बेस्ट लेना है, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू कंडक्ट एग्जाम, सो हैव टू चेक द नॉलेज एज वेल एज कॉम्पिटेंस की, कॉम्पिटेंस कितना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीएसए बेसिस के हिसाब से, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा हो गया आपका जनरल डोमेन। जनरल फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी सीए रहेगी, पर इसमें क्या रहेगा ना, जनरल में क्या होगा कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीटेक हो, दैट डज नॉट मैटर। वो अपना आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे और आपको एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कैसे तैयारी करें और मैंने कैसे तैयारी करी थी और आप लोग भी कैसे कर सकते हो, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो मैं किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द बिग फोर्स और एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट। मैं केवल यहां सरकारी नौकरियां की बात कर रहा हूं, और हमेशा क्या होता है, मेरा ऐसा मैंने देखा है कि अगर आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपका प्राइवेट है तो प्राइवेट में दे विल डायरेक्टली कंडक्ट द इंटरव्यू and they will seek your personality, they will seek your
पर्सनैलिटी, वो आपका पर्सनैलिटी चेक करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे और आपको उसके बेसिस पे आपको हायर कर लेंगे। बेसिकली इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल को अगर आपको 15 वैकेंसीज है तो बहुत कम ही लोग अप्लाई करते हैं, मतलब वो 15 के वो सबके सबको भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है और ना ही मैं इस बात करूंगा। अब सरकारी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? गवर्नमेंट एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, राइट। सो अब मैंने कैसे तैयारी करी, देखो हमेशा याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैं सीए बनने के बाद या कोई भी आप बीकॉम के बाद, मैं अपना बताता हूं पहले मैंने पावर ग्रिड की तैयारी कैसे करी। ठीक है, ठीक है। इसमें एओटी फाइनेंस की जॉब मेरे को मिली और मैंने उसको कैसे तैयारी करी। देखो दो तरह की नॉलेज चाहिए आपको। पहला डोमेन नॉलेज, भाई आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, तो अपन को फाइनेंस का नॉलेज होगा। वेदर थ्योरेटिकल और वेदर प्रैक्टिकल, दैट डज नॉट मैटर। नॉलेज कैसे भी हो, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हो, बेसिकली ये लोग डोमेन की नॉलेज चेक करते हैं। ठीक है, फाइनेंस की नॉलेज चेक करेगी, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आई विल लेट यू नो। उसके बाद हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला हम डोमेन नॉलेज सीखेंगे। डोमेन नॉलेज, क्या हैंड राइटिंग है मेरी, वेरी गुड। डोमेन नॉलेज में हमारा बेसिकली 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये लोग कवर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको कैसे टैकल करें, देखो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इजी आएंगे, बट एक्सपेक्टेड होंगे कि आप जानो, जिसमें हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग एएस या इंड एएस की आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप किसी भी पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो तो सारे के सारे इंड एएस अपने एग्जाम की नोटबुक से या किसी भी उसकी समरी आप एक कॉपी में लिख लो, क्योंकि समरी ऑफ ऑल इंड एएस, बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर सी के बेसिस पे एग्जाम हो रहा है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछा जाएगा और उसमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है इंड एएस। आप इंड एएस की समरी ले लो, नोटबुक ले लो, उसको हमेशा पढ़ते रहो कि जब भी एग्जाम हो आप एक फटाफट रिवाइज करो और अपन चले जाओ। उसके बाद हमें बेसिकली ऑडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और समटाइम्स वेरी वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ लेंगे कि ऐसे 200 कौन सा है, या टाइटल मुझे ऐसे 200 कौन सा है या कैसा है या कौन सी स्टडीज है। मैंने अब तक जितने एग्जाम्स दिए हैं ऑडिटिंग के क्वेश्चंस शायद ज़्यादा नहीं आए हैं, तो आई विल नॉट एबल टू कमेंट अपॉन दैट। उसके बाद हमें जो क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आते हैं। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आईपीसीसी लेवल का और फाइनल के थोड़ा सा लेवल का होगा। बेसिकली इसमें फॉर एग्जांपल ये पूछ सकते हैं कि करंट रेशियो क्या है और लिक्विड रेशियो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद हमारे पास डिविडेंड। तो अब यार बहुत लंबी लिस्ट है, इसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, बट आई वुड सजेस्ट व्हाट, आप लोग रेशियो एनालिसिस जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि रेशियोज आपको एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछे जाएंगे। सारे के सारे रेशियोज करके जाओ, और जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज के दो पार्ट हुए, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद हमारे पास जो है लिक्विडिटी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी क्या, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो,
जो भी रेशियोज होंगे वो मैं शायद भूल गया हूँ, पर आप लोग याद रख लेना, देख लेना, ठीक है। तो रेशियोज का देख के जाओ एक बार, क्योंकि बिना पढ़े एग्जाम देना बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप सोचो मेरे को सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता और आपको सब कुछ आता है, दोनों में फर्क है। आपको मिडिल लेना है, यहां पे रहो तो ये सोचना है कि आपको कुछ नहीं आता, और यहां रहो तो ये सोचना है कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। हम अभी उसके बाद फिर टैक्सेशन नॉलेज, ठीक है। अब टैक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी। जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेक्शन 7 ऑफ द जीएसटी सीजीएसटी एक्ट, राइट। शायद सेक्शन 7 है, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना, अगर सही हूं तो भी बता देना। क्योंकि उसके बाद आप क्या क्या एग्जम्पशन है और कुछ प्रैक्टिकल चीजें, जीएसटीआई 3B, जीएसटीआई 1, ये सब आएगा। अब मैंने ऑडिट बता दिया, टैक्स कॉस्टिंग, यस आई एम फॉरगेटिंग कॉस्टिंग। Costing is one of the most favorite among the PSUs because most of the PSUs are working on cost cutting edge. Cost cutting में marginal costing, standard costing, ये सब देख के जाओ, ये सब आते हैं, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, देखो सबसे पहले हाउ डिड आई प्रिपेयर, ठीक है। उसके बाद हाउ डिड आई प्रिपेयर, ठीक है। मैंने क्या समझा, एक स्टेजेस होती है कि पीएसयूज एग्जाम्स की तैयारी में मुस्तैदी ऑफ पीएसयूज, मुस्तैदी का मतलब होता है तैयारी, मेरी थोड़ी हिंदी वीक है, ठीक है। अब पहला नंबर उनका सिलेबस देखो। सिलेबस में अगर वो बोल रहे हैं कि हम कॉस्ट, एफएम और ऑडिट पूछेंगे तो वो इतना ही पूछेंगे, ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछ सकते हैं, ना वो टैक्स पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका समझो एग्जाम पैटर्न, सर समझ नहीं आया। एग्जाम पैटर्न मतलब 2 घंटे का ये पेपर होगा जिसमें आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए विल बी ऑफ योर प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे जो 1 घंटे का होगा, जिसमें 2 मार्क्स का होगा, और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में भी 50 होंगे, इंटू 2 इंटू 100। मैं पैटर्न कॉमन बता रहा हूं, बाकी सबका अटल होता है। पासिंग मार्क्स इसमें 50% है, ठीक है। जिनके 200 में से 100 आएंगे या उससे ज्यादा आएंगे उनको अगली स्टेज के बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका ले लो प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, बहुत जरूरी है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर आपको गूगल पे ये नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी मिलती जुलती पीएसयूज या थोड़ा फ्रेंडली पीएसयूज के पेपर ले लो। अगर आप भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस का तैयारी कर रहे हो, उनके पेपर्स अवेलेबल नहीं है तो एओएनजीसी के ले लो। दैट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, दैट नीड नॉट टू टेक केयर ऑफ दिस। उसको ओएनजीसी को ऐसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ओनली फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज करनी है, ज्वाइन एनी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर आपको कोई टेलीग्राम चैनल, आप जिस एग्जाम में कर रहे हो, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर या मेरे को टेलीग्राम कर सकते हो। मेरा नंबर है 8604488668। इस नंबर पे आप दोगे तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैं आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। उसमें क्या रहता, मेरी पर्सनल गलती है, मैंने एक एग्जाम दिया था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मैंने एग्जाम दिया था। IWA बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर शायद यहां पे है, नोएडा में, ठीक है। इसका शायद फाइनेंस रिलेटेड कुछ एग्जाम था, आपने एग्जाम दिया इसका, ठीक है। अब एग्जाम देने के बाद मैंने भूल गया इसका एग्जाम दिया,
तो मैंने कहा यार, मैं होली के टाइम में मैंने एग्जाम दिया था और दिवाली के जब मैं घर गया तो मैंने कहा लाओ इसका चेक करता हूँ, मैंने कहा रिजल्ट आया कि नहीं आया। जब मैंने उनकी वेबसाइट चेक करी और उनको सॉरी वेबसाइट को दिखा दी, मैंने कहा कुछ होगा भाई। मैंने मेल किया सीधे एचआर डिपार्टमेंट को, मैंने कहा मेरा ये है फलाने गाना। उसको पता है क्या मेल आया, वो लोग बोल रहे हैं भाई साहब कौन सी नींद में हो, हमने तो एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी ले लिए और जो बच्चे सेलेक्ट भी कर लिए उनको ट्रेनिंग पे भी भेज दिया और आज वो 1 महीने की सैलरी भी उठा चुके हैं, कौन सी नींद में घूम रहे हो। तो टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको अपडेट्स मिलेंगे कि कब उसका एडमिट कार्ड आ रहा है, क्या चीज जरूरी है, क्या चीज कंटेंट है। आपके दोस्त बनेंगे, उनसे दोस्ती कीजिए और पूछिए, ठीक है। तो हमने 3 चीज डिस्कस करी। पहला सिलेबस, दूसरा एग्जाम पैटर्न, तीसरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप। उसके बाद अब मैं बात करूंगा सेक्शन बी। क्या होता है कि नॉलेज तो सब में है, देखो बात समझने की कोशिश करो, बात समझने की कोशिश करो, बात समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता मैं तुमसे, तैयार हो? हम तो तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, a policeman runs after a thief. Both are having speed of 10 km per hour and 8 km per hour respectively. ठीक है। their distance is 200 मीटर। मतलब एक ये पुलिसमैन है, ये एक चोर के पीछे भाग रहा है। पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की है और थीफ की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है और दोनों के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है। अब मेरे को बताओ कितने टाइम में थीफ पकड़ा जाएगा? अरे यस, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये क्वेश्चन था बेसिक मैथ्स का और चैप्टर का नाम था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। फॉर्मूला अप्लाई करना था इसमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ओके। अब मैंने आपको बताया कि एक की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की थी 8 किलोमीटर पर आवर। जब हमें दो स्पीड दी हो और दोनों सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल थीफ इधर की तरफ भाग रहा था और पुलिस भी इसकी तरफ भाग रहा था, तो दोनों को करेंगे माइनस। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो दिस विल बी माई कन्वर्जन। कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 10 माइनस 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद हमारी स्पीड आ गई 10 बाई 18 मीटर पर सेकंड। आ गई जी, आ गई, वेरी गुड। अब डिस्टेंस था हमारे पास 200 मीटर। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिकॉज हमें फॉर्मूला यहां पता था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम जब उधर जाएगा तो डी
डिवाइड बाई एस हो जाएगा। डिस्टेंस बोले तो 10, स्पीड है 10/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 200 डिवाइड बाई 10 इंटू 18, ये कट गया, तो ये आ गई 360 सेकेंड्स। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 360 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 6 मिनट। 6 मिनट के अंदर अंदर वो पकड़ा जाएगा। सर आपने कैसे इसको सॉल्व किया? देखो ये चीजें हर एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि एवरी एग्जाम, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स यू that you know the basic math, you know the basic calculation and you know the basic aptitude and reasoning। ठीक है, सपोज ए फादर है बी का, बी मदर है सी की, सी सिस्टर है डी की, तो ए और डी में क्या रिलेशन हुआ? प्लस देखो एप्टीट्यूड टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब से वीडियो देख रहे हो तब से एप्टीट्यूड की तैयारी शुरू कर दो। 3 चीज आपको इसमें करनी होगी। सबसे पहले अपनी इंग्लिश सुधारनी होगी। इंग्लिश में थोड़े से इंग्लिश सुधारने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश वाला, अंग्रेजी वाला, अमर उजाला नहीं, दैनिक जागरण नहीं, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद आप इंग्लिश की कोई बुक खरीद सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ AP भारद्वाज की बुक आती है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ी सी महंगी है लेकिन वो आपके आगे भी काम आ सकती है बुक इसकी, ठीक है। उसके बाद आप बेसिक मैथ के लिए अगर आपके पास RS अग्रवाल बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप वो ले सकते हो, उसके चैप्टर लगाना शुरू करो। और रीजनिंग के लिए आप ले सकते हो अरुण शर्मा की किताब, ठीक है, अरुण शर्मा की बुक। ये बुक मैंने बुक रिकमेंड करी है, लेकिन अगर आपको नेट पे कोई ऐसी बुक मिलती है जिसमें तीनों दी हो तो आप उसका भी ले सकते हो। तैयारी शुरू करो। देखो मैथ्स, बेसिक मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो मैं आपको बता दूं। मैंने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी बेसिक मैथ की, जैसे नंबर सिस्टम, लिख लो इसको, नंबर सिस्टम। उसके बाद LCF, LCM, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम। उसके बाद हमारे चैप्टर्स आ सकते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन, और बाकी तो यार जो खिंचता चला जाएगा इसमें, बस बेसिक ये चैप्टर आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हमारी रीजनिंग की बात करेंगे अपन। तो रीजनिंग में हमारे पास जो चैप्टर होंगे वो सबसे पहले पहला चैप्टर हो सकता है हमारे पास सिलगॉलिज्म। भाई साहब ये क्या है? सेट थ्योरी, अरे ये क्या है? डायरेक्शन, अरे ब्लड रिलेशन, अरे खूनी रिश्ता, खून भरी मांग। उसके बाद हमारे पास हो सकते हैं डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सेटरिज्म हो गया। इसके बाद और भी चैप्टर्स होंगे, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्टेड, बट बाकी मेन चैप्टर्स यही हैं। हाँ सॉरी, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। क्या मैं एक एक करके चैप्टर बताऊं? यस, देखो देखो सबसे पहले हमारे पास सिलगॉलिज्म। इसमें आपको यह है कि ये बोला जाएगा ऑल कैलकुलेटर्स आर पेन, सम पेन आर पेंसिल, ठीक है। अब ये पूछा है आपको इसमें चीजें बतानी है, इसका स्टेटमेंट बताना है। क्या पहले इसको लिख लो कॉपी पेन पे, ठीक है। ऑल कैलकुलेटर्स आर पेन बट सम पेन आर पेंसिल, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर सकूं। मैं PSUs एग्जाम में होने वाले
एप्टीट्यूड की एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको देखना होगा। बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।